इस वेबसाइट के ऊपर हमारा प्रेरणा स्थान क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो अपशब्द लिखे हैं उनके ऊपर जो टीका की है उसके विरोध में हमें आज हमारा एक डेलीगेशन कालिदास कोलमकर और मेरे नेतृत्व में हमने स्पेशल सीपी देवेन भारती जी के अपॉइंटमेंट ली है 2 बजे। और इंडिक टेल्स ये वेबसाइट है वो तुरंत बंद होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। इसीलिए हमने सीपी के आज अपॉइंटमेंट ली है। इसीलिए हमारी आज सांसद जी ने मोदी जी के 9 साल इसमें जो उन्होंने देश के लिए काम किए इसकी आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट है और जाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं क्षमा चाहते हुए यहाँ से रजा लेती हूँ। मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने इस काम का पूरे मुंबई शहर की जवाबदारी जिनको दिए है वो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुनील राणे जी, जो बोरीवली के विधायक भी है, वो हम सबके बीच उपस्थित है। चारकोप के विधायक योगेश सागर जी हमारे साथ में है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव विनोद शेलार जी, दूसरे सचिव ज्ञानमूर्ति शर्मा जी है, उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष गणेश खनकर जी, महासचिव बाबा सिंह और दिलीप पंडित जी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं गए 9 साल के कुछ कामों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसकी एक प्रति लगभग आप सभी पत्रकारों को दिया गया है। पूरे 9 साल में 3.5 करोड़ लोगों को हक का पक्का घर देने का व्यवस्था हुआ है। 11.72 करोड़ इज्जत घर, जिसको हम शौचालय कहते हैं, ये बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में शौचालय 2014 में 39% था, जो 2023 में 100% हुआ, यानी 100% टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। 12 करोड़ घरों तक नल से जल देने का काम हुआ है। 9.6 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। मच्छीमारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, महामारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम हुआ है। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। 9,300 जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाएं दी जाती, जेनरिक मेडिसिन है, बाकी सारे प्रकार के हैं। किसानों के खाता में सालाना 6,000 रुपये की सम्मान राशि पहुंचाई गई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना योगदान दिया। आप सबको मालूम है, 6 + 6 12,000 हुआ है। उच्च शिक्षा में 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा लागू, अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी काम हुआ है। दिव्यांग कैटरिंग की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की गई है। अधिकार 2014 तक 74 एयरपोर्ट से 74 एयरपोर्ट थे। 9 साल में सिर्फ हमने नए 74, मतलब आज़ादी के बाद इतने लंबे समय तक 74 और सिर्फ 9 साल में 74 एयरपोर्ट्स बनाए गए। 2014 तक 91.287 किलोमीटर एयर होता था, जिसको 9 साल में सिर्फ उसकी संख्या बढ़कर 53,864 प्लस नए नेशनल हाईवे बनाए गए। 2014 तक 0 वाटरवे का उपयोग हुआ करता था। 9 साल में इसकी संख्या हो गई है
111 वाटरवे। 2014 तक 0 वंदे भारत एक्सप्रेस चला करता था। 9 साल में 20 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। 2014 तक 5 शहरों में मेट्रो दौड़ा करती थी। 9 साल में इसकी संख्या 15 हुई, यानी 15 मेट्रो शहरों में मेट्रो इन दिनों में दौड़ रही है। 2014 तक 7 एम्स थे। सिर्फ 9 साल में 15 नए एम्स खुले। यानी इससे ग्रेविटी ज़रा देखो आप लोग, आज़ादी के बाद 75 साल में सिर्फ 7 थे और 9 साल में 15 हो गए। इसकी सिर्फ घोषणा नहीं हुई तो बनकर रेडी होकर कार्यान्वित भी हुए। 2014 तक 641 मेडिकल कॉलेज थे। 9 साल में सिर्फ 700 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। 2014 तक 82,466 मेडिकल सीटें थी, जो सिर्फ 9 साल में 69,663 नए मेडिकल के सीटें उपलब्ध कराई गई है। 2014 तक 16 IIT थे। 9 साल में 7 नए IIT खुले हमने। 2014 तक 13 IIM थे। 9 साल में 7 नए MM खोले गए। 2014 तक 723 विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। 9 साल में 390 नए विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। विकास के नए अजूबे, कश्मीर की नई पहचान, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल एल्फी टावर के नाम पे जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है ये हम सबको पता है। इसका बार बार जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने वाणी के माध्यम से किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको हम कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर गुजरात में लगा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। मनाली से लाहौल सर्दियों में जाना हुआ संभव। मनाली से लेह की दूरी के माध्यम से 9 साल बेमिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली अपनी देश की सरकार जिस प्रकार से, जिस तेजी से पूरे भारत भर में आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, वैसे ही कामों का ब्यौरा, कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम हर विधानसभा में किया जाता है। कोणी पूर्ण पोचवलेलं नाही आहे। मी माझ्या जीवनातल्या अंतिम श्वास चालेल तोपर्यंत मी लोकांसाठी काम करणार आहे। 2024च्या निवडणुकीमध्ये पक्ष कोणाला तिकीट देईल, उमेदवार कोण होईल हे तुम्हालाही माहीत नाही, मलाही माहीत नाही। मी आता 2024पर्यंत खासदार आहे, मी काम करतोय आणि 2024च्या नंतरही मी अशाच पद्धतीने काम करत राहणार। किंवा माझी भूमिका बदलली तर मी आणखीन वेगळ्या पद्धतीने काम करणार, ते आता सांगतो मी तुम्हाला। गोपाल सर, जिस तरह से 9 साल पूरे किए केंद्र में काम किया और उत्तर मुंबई में जो आपने काम किया, तो किस तरह से इसे सेलिब्रेट किया जाएगा उत्तर मुंबई में? मैं उत्तर मुंबई के मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। मेरे पार्टी के सभी नगर सेवक, सभी विधायकों का अभिनंदन करना चाहूँगा और जनता का विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने हम सब लोगों को मौका दिया काम करने का। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तर मुंबई, पूरे मुंबई में एक उत्तर मुंबई की ख्याति अलग सी है। हमारे यहाँ पर 4 चुनकर आए हुए विधायक है, 24 चुनकर आए हुए नगर सेवक है, 2 विधान परिषद के हमारे पास विधायक है और एक उत्तर मुंबई में बहुत अच्छा वातावरण है। एक संवाद लोगों के साथ में अच्छा निर्माण करने का हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर किया है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। यहाँ पर पॉल्यूशन की बात अगर आप करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। यानी समस्या 100% समाप्त हुई है क्या? तो नहीं हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मानवीय जीवन जब तक रहेगा तब तक समस्या रहने वाली है। अपने जीवन काल में जो समस्या आते हैं उसको सुलझाने का काम हम लोगों ने करने का प्रयास करना चाहिए और मैं मानता हूँ कि हम सब लोग मिलकर बखूबी उसको करने का प्रयास कर रहे हैं और जनता का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है और पत्रकारों का भी रहा है। जिस तरीके से 9 साल सरकार पूरे हुए हैं, जी हाँ, ये अभियान को आम जनता तक ले जाने के लिए क्या ये आम जनता तक ले जाने का ये पहला चरण है, ऐसा मैं मानता हूँ।
पब्लिक प्रेस के साथ में बातचीत करना। आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको बड़े पैमाने पे जनता तक पहुंचाइए। दूसरे चरण में हम सारे जनप्रतिनिधि लोग अपने अपने परिसर में लोगों के घर तक जाने का प्रयास करेंगे। हर विधानसभा में अब बरसात के दिन है, इसलिए जैसे जगह की उपलब्धि होगी 1000 लोगों का 2000 लोगों का एकत्रीकरण करके वहाँ उनके तक पहुँचेंगे। महाराष्ट्र के और देश के भी कोई बड़ा नेता आएंगे उनको मार्गदर्शन करने के लिए। इस प्रकार की भी रचना और व्यवस्था हो रही है। कुल मिलकर जो मतदाताओं ने हमको वोट दिया उनको हमने 9 साल में क्या प्रयास किया ये उनके तक पहुंचाने का हर प्रयास हम करेंगे। हम जैसा आप लोगों को ये यादी हमने दी है तो ये यादी हम जनता को भी पैम्पलेट के माध्यम से छापकर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पत्रकारों के मन में और कोई अगर कल्पना होगी तो आप हमको बताएंगे तो उसको भी हम स्वीकार कर जनता को बहुत आसानी से किए हुए काम की जानकारी और उनकी समस्या हमारे पास पहुंचाने की व्यवस्था जो भी आपके मन में भी होगा तो आप कहिए, हम उसको स्वीकारेंगे। लंबी हाईवे टनल बनाया गया, बीमा पेंशन सब्सिडी स्कॉलरशिप जैसी सहायता सीधे लोगों के खाते में पैसे जाने की व्यवस्था की गई है। जैम, जनधन आधार और मोबाइल जोड़े गए, बिचौलियों को हटाने का काम पूरी तरह से किया गया। आत्मनिर्भर भारत 5G टेक्नोलॉजी पूरे देश भर में आज कार्यान्वित है। अभी मेरे पास MTNL के नए मैनेजर कांदुली के आए, आकर मिलकर गए। MTNL में भी आने वाले दिनों में 5G टेक्नोलॉजी और उसके आगे की भी सारी सुविधा लोगों को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। सस्ते इंटरनेट से गरीबों को सशक्त करना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया को पीछे छोड़ देता है, डिजिटल लेन देन छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाता है। आप सबकी जानकारी के लिए 2015-16 तक हमारे देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन बनाने वाले। आज 300 प्लस हो गया है। ये संख्या रोज़ बढ़ते जा रही है। यानी इसकी ग्रेविटी आप सबकी जानकारी के लिए, पहले जब विदेश में से मोबाइल आता तो हमारा पैसा विदेश में जाता था। पैसा ही सिर्फ विदेश में जाता नहीं था तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था। अब देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से मोबाइल सस्ते हो गए और देश के लोगों को काम मिलना प्रारंभ हो गया। देश में से पैसा जो विदेश में जाता था वो अपने देश में रहेगा। इतना बड़ा क्रांति ये मोबाइल के सेक्टर में हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2014 में 83वें स्थान नंबर पर था। 2022 में हम 46 नंबर पर 46वें स्थान पर आ गए। 2014 में 4 यूनिकॉर्न था, 2022 में 100 प्लस यूनिकॉर्न हुए। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में 10वें नंबर पे था, जो 2022 में 5वें नंबर पर आ गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको पुस्तिका के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया। अनेक पेज है सर, 3 पेज। ये एम्स आ गए थे लोगों को 15 नए एम्स और 225 मेडिकल कॉलेज जो कि देश के स्वास्थ्य तंत्र से जोड़ा जा रहा है। 23 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित हुआ है। अब ये केंद्र सरकार का तो योजना है, साथ साथ में राज्य सरकार के भी योजना है। इसमें भी बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिल रहा है। सर थर्ड पेज है। एक मिनट, मैंने वो जेरोक्स निकाला हुआ है। हाँ बोला, ये मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ। एक सांसद के नाते मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मेरी एक मांग थी कि 300-400 फुट में रहने वाले लोगों को भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि 2011 के सेंसर में बहुत कम लोगों का नाम था। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सेंसर में किसके नाम आते थे वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज भी वो लोग उनके नामों को दोहरा कर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिले उसका प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 2011 के यादी में जिनको मिलना चाहिए ऐसे बहुत कम लोगों का नाम दर्ज हुआ है। तो मेरी ये मांग थी कि भाई 300 फुट में रहने वाला आदमी चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, अगड़ा है पिछड़ा ये न देखते हुए उनको सुविधा मिलनी चाहिए।
इस प्रकार का एक प्रयास मैं कर रहा था। हमारे मनसुख मांडविया जी जो इस विभाग के मंत्री है, उन्होंने मुझे 22 मई को एक पत्र लिखकर, जो मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, उसका साथ में लगा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाले दिनों में होगा। अब धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जो सवाल हमारे पास पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में हमारे विधायक लोग उसके लिए प्रयत्न करते हैं, केंद्र में मैं एक सांसद के नाते प्रयास कर आने वाले दिनों में और ज़्यादा सुविधा लोगों को कैसे मिले और जीवन एक सुखरूप कैसे लोगों का हो, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। 37 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए हैं। 5.6 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को मिशन इंद्रधन के तहत टीकाकरण करवाया गया है। 9,413 से अधिक जन औषधि केंद्र क्रियाशील है। 9,413 से भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से भी आप लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में छोटे छोटे जगह पर लोगों को ये सुविधा मिले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक लोगों ने ये अमृत फार्मेसी के जरिए दवाओं की खरीदारी की है। ये सब डाटा के साथ साथ में आप सबकी जानकारी के लिए, जब पूरे देश भर में गैस का कनेक्शन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत प्रयास किए, बहुत सारे लोगों को कनेक्शन दिए गए। लेकिन मुंबई शहर और ख़ास करके शहरी भागों में फिर वही 2011 के यादी में कुछ लोगों का नाम होने की वजह से लाभ नहीं मिल रहा था। तो उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के हम सब जनप्रतिनिधियों मिलकर 17,000 से ज़्यादा चूल्हा लोगों को निःशुल्क हमने वितरित किया। इसका लाभ क्या हुआ? सरकार को इस योजना के साथ जोड़ने से जो गैस के कनेक्शन पाने में लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी और पैसे वगैरह लेते थे कनेक्शन पास करने के लिए, तो लोगों को आसानी से कनेक्शन हो गया। यानी 17,000 से ज़्यादा परिवारों को उत्तर मुंबई में हम चूल्हा देकर गैस के कनेक्शन के साथ में जोड़ने का काम हमने किया। 2014 के पहले बजट के भाषण में जो मुंबई शहर से मैं जाता हूँ, तो मेरा चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा था कि मुंबई शहर में 3,000 लोग हर साल गिरकर कटकर मर जाते हैं, उतने लोग इंजर्ड होते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि ये कम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इसका कम होने का एक ही जरिया है। जब आप मेट्रो में आप देखते हो तो सब डोर क्लोज है, तो उसमें से कोई गिरते नहीं है। अब ये जो 3,000 गिरकर कटकर मरते हैं, उसमें कुछ क्रॉसिंग में भी लोग मरते हैं। तो हमने कहा कि डोर क्लोजर ट्रेन में लगना चाहिए। 2014 में जब ये मैंने मुद्दा उठाया तो लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। दिल्ली के लोग तो छोड़िए, लेकिन मुंबई शहर के लोगों ने इस बात को उठाया कि कैसे संभव है, क्योंकि मुंबई शहर में जो लोग ट्रेन पकड़ते हैं, आधा लोग तो लटक के प्रयास करते हैं। लेकिन मेट्रो शुरू होने से थोड़ी भीड़ कम हो गई वेस्टर्न और सेंट्रल रेल में, हार्बर लाइन में, और आने वाले दिनों में और अधिक ट्रेन जब आने प्रारंभ होंगे तो ये भीड़ ऑटोमेटिकली कम होगा। पूरा मुंबई शहर का अगर मेट्रो पूरा रिंग रूट जो कोलाबा से ठाणा और ठाणा से कोलाबा का पूरा रिंग रूट का, वेंकैया जी उन दिनों में इस विभाग के मंत्री थे, तो वो बार बार आकर बहुत सारे प्रकल्पों का उद्घाटन किया। अब कोलाबा से लेकर ठाणा और ठाणा से फिर वापस कोलाबा, ऐसा पूरा रिंग रूट का मेट्रो का जाल बिछने वाला है। काम भी शुरू हुए, तो बड़े पैमाने पे वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर में जो गर्दी होती है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग लटकना बंद हो जाएंगे, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ईज हो जाएगा। तो ये डोर क्लोजर के ट्रेनें अब आना प्रारंभ हो गए। इस साल के बजट में 2014 को मांग की थी, 2019 को इसे एक्सेप्ट किया, 2022 में अब ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है। तो बड़े पैमाने पे डोर क्लोजर वाले ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएंगे। 2024 में आप सबकी जानकारी के लिए केंद्र से जो निधि राज्य सरकारों को मिलता था, उसका रेशियो 32% का था। यानी केंद्र सरकार के पास जो टैक्सेस के माध्यम से पैसे जाते हैं, उसमें से 32% वापस केंद्र सरकार राज्यों को वितरित करने का काम केंद्र सरकार की ओर से हो रहा था। ये किसी राज्य सरकार की डिमांड नहीं थी मोदी जी के पास, लेकिन मोदी जी ने सुओ मोटो इसको 10% बढ़ाकर 42% दे दिया। यानी अभी सभी राज्यों को केंद्र सरकार के पास जो टैक्सेस के माध्यम से पैसे जाते हैं, उसमें से 42% वापस आने का काम हुआ। जीएसटी का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं।
जीएसटी जब लागू हुआ तो लोगों के मन में शंका थी कि भाई ये क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। बाकी तो सारे लोगों की बात को छोड़ दीजिए आप। लोकशाही वाले देश में सत्ता पार्टी किसी की भी हो तो विपक्ष के लोग मुद्दे उठाते हैं। हमने ज़माने में उठाया था, लेकिन हम कुछ मुद्दे तर्क के साथ उठाते थे। अब इन दिनों में लोग सिर्फ उठाने के लिए उठाते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे साथ में युवती में जो लोगों ने 25 साल का सफ़र किया, उद्धव ठाकरे जी ने भी इस बात को शक के घेरे में घेरा और उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन को चलाना मुश्किल होगा ऑक्ट्राई बंद होने से, तो हमको आप इसका खुलासा करिए। तो केंद्र सरकार ने इस बात का खुलासा किया कि आपको एक भी रुपया कम नहीं होगा। आपको जो शंका है वो हम दूर करेंगे और महानगर पालिका को ऑक्ट्राई के माध्यम से जितना भी पैसा मिलता है उसका चेक हम आपको दे देंगे। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन दिनों के फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी ने पहला चेक मुंबई महानगर पालिका में आकर कमिश्नर को दिया। ये बात और है कि जीएसटी बहुत ही कामयाब हुआ, पहले से ज़्यादा पैसा आ रहे, इसलिए वो विषय दब गया। लेकिन ये भी हमने करने का प्रयास किया। जीएसटी जब इम्प्लीमेंट किया तो एक सरकार का एक अंदाज़ा होता है कि कितना पैसा आएगा। तो उन दिनों में ये अंदाज़ा था कि 1 लाख करोड़ रुपया महीने का आना चाहिए। गए महीने का आपको सबको रिकॉर्ड पता है कि 1.8 करोड़। अगर ये कोविड नहीं आया होता तो 2 साल बिगड़ा नहीं होता तो हम ये डबल डिजिट पर पहुंच जाते हैं। 1 लाख करोड़ की अपेक्षा थी, 2 लाख करोड़ आने प्रारंभ हो गए। यानी जीएसटी इतना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हम कर पाए। इनकम टैक्स देश कैसे चलता है, तो इनकम टैक्स है, वेरियस टैक्सेस आते हैं, उसके हिसाब से सरकार चलता है। उन दिनों में 3.6% लोग इनकम टैक्स भरते थे, जो आज की संख्या भी ये बजट में पता चलेगा। जब लास्ट बार मैंने इसका जायजा लिया तो 6 करोड़ पार कर हम आगे गए थे। अभी ये संख्या और बढ़ गई होगी। अब ये पहले के टैक्स पेयर में और अभी के टैक्स पेयर में ये फ़र्क है कि जो नए टैक्स पेयर ऐड हो गए ये छोटे छोटे लोग भी हैं, क्योंकि पहले के जो सेट हुए बड़े बड़े लोग वो तो है ही, वो तो भर ही रहे। लेकिन नए टैक्स पेयर इसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट जुड़ गए। तो आने वाले दिनों में इनकम टैक्स में भी पैसा ज़्यादा आना प्रारंभ होगा। पैसा जितना ज़्यादा आएगा उतना देश का विकास होगा। एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं कॉरपोरेशन से लेकर कॉरपोरेशन का बजट मैंने देखा, महाराष्ट्र सरकार का बजट मैंने देखा, केंद्र सरकार का बजट में देख रहा हूँ। कभी कभी लोगों को लगता है कि इतना पैसा आता है, पैसा जाता कहाँ है। तो जितना पैसा टैक्स का आता है सरकार के पास, लगभग 62% और 65% के आसपास पगारों में चला जाता है। कॉरपोरेशन का पगार सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार लगभग 62-63% में चल रहा है ये व्यवस्था। यानी 1 रुपया आप अगर टैक्स देते हो सरकार को तो उसमें से कुछ किए भी कर, कोरोना के 2 साल में समझो सारा टफ हुआ था व्यवस्था, लेकिन ये खर्चा तो चालू ही था ना, पगार तो लोगों को देना ही है। यानी 62 पैसा कम से कम 1 रुपये में से डायरेक्ट निकल जाता है। अब बचे हुए 38 पैसे में विकास होता है। आप सबकी जानकारी के लिए ये आज भी वही रेशो है, बचे हुए 38 पैसे में विकास होता है। अब पगार का तो ये रेशो फिक्स है, जो बढ़ेगा वो उसको ऐड करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। लेकिन टैक्सेस अगर बड़े पैमाने पे, जीएसटी डबल के लगभग आने लगेगा, इनकम टैक्स में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो हमको विकास करने के लिए पैसा ज़्यादा मिलेंगे आने वाले दिनों में। ये इसलिए मैं आपको थोड़ा और उसका एलेबोरेट करके उसका खुलासा कर रहा हूँ। रेलवे में आप लोग देखते थे कि पहले दिनों में बजट होता था, बजट में नई नई स्कीमें आती थी, लेकिन रेलवे ज़मीन पर उतारा नहीं जाता था। हर साल यही होता था, कुछ बातों का बजट में डिक्लेरेशन होता था, भूमि पूजन हो जाता था, फिर काम शुरू होने के बाद में फिर वापस होता था। 3-4 बार तो भूमि पूजन का ही सिलसिला चलता था, लेकिन काम होता नहीं था। तो इसमें रास्ता निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जोड़ा कि भाई आपके राज्य में भी रेलवे दौड़ना चाहिए, लोगों को अगर सुविधा मिलना चाहिए तो आप भी अपना हाथ बढ़ाइए इसमें, और 50-50% का रेशियो तय कर दिया। आज पूरे देश में जहाँ पर राज्य सरकार कहेगी कि ये हमको सुविधा मिलना चाहिए, आप 50% उसका जवाबदारी ले लो, तो 50% मैचिंग ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देकर रेलवे का काम इसलिए बड़े पैमाने पे इन दिनों में शुरू हुआ है। तो इसमें 50% राज्य का और 50% सेंट्रल का, इस प्रकार से काम करने का एक अनोखा प्रयास किया गया। उसमें सभी राज्यों के सरकारों ने भी मदद किया है। तो बड़े पैमाने पे रेलवे का काम इन दिनों में चल रहा है।
रेलवे में और एक प्रयास, सुरेश प्रभु जब मिनिस्टर थे, आप सबकी जानकारी के लिए, पहले लोगों का मुंबई शहर का एक छोटा सा भी काम करना हो तो उसकी फाइल दिल्ली जाती थी। और दिल्ली में जरा आप तय कल्पना करिए, सरकार किसी की भी हो, इतना सारा देश का फाइल दिल्ली में आए और उसको क्लियर करके भेजना, छोटा क्वेरी होगा तो उसको पूछना, फिर वापस फाइल आना जाना, ये सब सिलसिला चलता था, इसलिए काम होते नहीं थे। सुरेश प्रभु जी ने पहले ही निर्णय ले लिया कि इस प्रकार के सारे जो अधिकार है वो जनरल मैनेजर को दे दिया, सभी शहरों का, कि आप इसका निर्णय करो, दिल्ली फाइल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए बड़े पैमाने पे आपने देखा कि रेलवे में पहले के काम के तरीके में और आज के काम के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने के लिए मिला और बड़े पैमाने पे इसका लाभ लोगों को मिलना प्रारंभ हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत बड़ी ताकत है। हम रोज़गार की बात करते हैं, हम इतना लाख लोगों को देंगे, करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। अब ये रोज़गार कहाँ से जनरेट होता है? काम होगा तो ही रोज़गार मिलेगा ना लोगों को। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य व्यक्ति भी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो एक पत्रकार भी अपना 500 फुट का घर भी अगर दिवाली को ठीक ठाक करने का तय करता है तो उसमें कारपेंटर को दरवाज़ा अगर ठीक ठाक करना हो उसको काम मिलता है, इलेक्ट्रिशियन को कुछ उसमें हम चेंजेस करते हैं तो उसको काम मिलता है, पेंटिंग करते हैं घर में कुछ नहीं करने का लेकिन पेंटिंग करते तो उसको काम मिलता है। यानी एक 500 फुट का घर अगर रिपेयरिंग करते हैं तो ये 2, 5, 10 लोगों का काम मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो बड़े पैमाने पे सीमेंट बिकता है तो सीमेंट कंपनी में लोगों को काम मिलता है, डांबर बनता है वहाँ पर उनको काम मिलता है, खड़ी तोड़ने वाले लोगों को काम मिलता है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे, रेती निकालने वालों को काम मिलता है, रेती इतने बड़े पैमाने पे इसमें लगता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री 2014 में आप सबकी जानकारी के लिए लगभग क्लोज डाउन पर आ गया था, क्योंकि मैं उसका साक्षी हूँ। मुझे अरुण जेटली जी का भाषण अभी भी याद आता है। अरुण जेटली जी ने सबसे पहले 400% एंटी डैम्पिंग टैक्सेस लगा दिया, चाइना का सब माल आना बंद हो गया, चाइना ने पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया था और फिर हमारा स्टील इंडस्ट्री फिर दौड़ने लग गया, लोगों को रोज़गार मिलने लग गए और सरकार को बड़े पैमाने पे टैक्सेस आना प्रारंभ हुआ। यानी स्टील इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ताकत है, रियल इस्टेट से लेकर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम होते हैं तो हमारे देश में आज स्टील इंडस्ट्री बूम कर रहा है, बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत इसमें है, इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी रोड बनता है तो पैसे वाले लोगों के लिए सुविधा होती है। नहीं, पैसे वाले लोगों के लिए सुविधा तो होती है। आज कनेक्टिविटी नज़दीक होने से लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को आसान हो गया है, आम टैक्स पेयर को आसान हो गया। जहाँ पर 6-8 घंटे लगते थे 2 घंटे में आप जाते हो, आप सुबह जाकर शाम को आ सकते हो, नहीं तो आपको पूरा हफ्ता भर का प्लानिंग करना पड़ता था। यानी इतने बड़े काम में बहुत बड़े पैमाने पे इस पर बदलाव होता है और लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ी रोज़गार उपलब्ध करके देने वाली व्यवस्था हमारे देश में है। तो इतने बहुत सारे बदलाव हुए हैं और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, महाराष्ट्र सरकार के मुद्दे होंगे तो सुनील राणे जी और योगेश भाई उसमें ऐड करेंगे। देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद 9 साल में बहुत बड़े पैमाने पे विकास के काम हुए हैं और ये सारा विकास का काम जनता तक पहुँचे, इसलिए जहाँ जहाँ अपने सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वहाँ सांसदों के माध्यम से